Welcome, respected parents and dear students. Today we are going to talk about what to do after सैनिक स्कूल रिजल्ट। या सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, उसके बाद हम क्या करें। तो सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग है उसको कैसे करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्कूल कैसे चूज़ करनी है और मेडिकल कहाँ से करवाना है, रिकंसिडर का क्या कॉन्सेप्ट है और हम पासवर्ड भूल गए हैं या फिर ये सारे के सारे डाउट्स हैं, वो आपके इस एक वीडियो के अंदर सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो आपको ए टू जेड आपके रिजल्ट के बाद सैनिक स्कूल में रिपोर्टिंग तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फिर बने रहिए इस वीडियो के अंदर और अपन वन बाय वन करके आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने पहले कर लिया है ना, उनका तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है। तो वो क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल या फिर लैपटॉप पीसी जो भी है आपके पास, उसके अंदर क्रोम ब्राउज़र गूगल को ओपन करके यहाँ पे टाइप करना है सैनिक स्कूल एनटी। यू हैव टू टाइप हियर सैनिक स्कूल एनटी। तो यहाँ पे टाइप कर देना है एंड उसके बाद आपको टाइप करना है ई काउंसलिंग। देखो, ये इस चीज़ के बारे में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर जो रिजल्ट वाली साइट आई है क्या उसी के ऊपर काउंसलिंग होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट की जो साइट है वो बिल्कुल ही अलग है और आपकी काउंसलिंग के लिए एनटीए ने अलग ही साइट बना रखी है और वो साइट रहने वाली है यहाँ पे। आपको सैनिक स्कूल, नॉर्मली सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग लिख के आप यहाँ पे सर्च कर दोगे तो आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और यहाँ पे नीचे देखो, ढंग से देखोगे तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग या फिर ई काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको फर्स्ट साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो, काउंसलिंग का पूरा जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो देखो, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एनटीए ने आपको टाइम दिया था 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला रजिस्ट्रेशन करना है, वो तो नॉर्मली अपना एग्ज़ाम दे के वेट करने लगे कि भाई साहब रिजल्ट आएगा उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन फिर एनटी को जब लगा कि ये तो बहुत ही कम डाटा फिल हुआ, तो फिर उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया 27 से लेके 7 मई तक। फिर उन्होंने इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करेक्शन का टाइम दिया था 9 मई से 12 मई तक, 3-4 दिन का टाइम यहाँ पे दे दिया था। और अभी जैसे ही रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले, उसके बाद 23 मई से वापस से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया ये रजिस्ट्रेशन का विंडो, है ना। सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का विंडो है उसको वापस से ओपन कर दिया है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग बचे हैं जिनको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो उनके लिए फिर से उन्होंने टाइम दे दिया है, कितने दिन का, मोटा मोटा 11 दिन का हो गया, ठीक है। 10-11 दिन का टाइम है वो दे दिया है आपको, ठीक है। अब देखो, चॉइस फिलिंग का जब भी ऑप्शन आएगा आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहना है और यहाँ पे स्टार्ट डेट आ जाएगी और यहाँ पे लास्ट डेट आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। फॉर राउंड 1 का जो ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा ना, उसका यहाँ पे टाइम पीरियड है वो आपके मिल जाएगा आपको, मतलब बोले तो शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड 1 की, राउंड 2 की, है ना, ये सारी डेटें यहाँ पे कि सीट कब मिलेगी, है ना, राउंड 1 स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। और उसके बाद सीट, मतलब सीट अलोकेशन, रिजल्ट डेट, मतलब जैसे आपने फर्स्ट राउंड के लिए आपने चॉइसेस भर दी, उसके बाद जैसे ही सीटें अलॉट हुई आपका बच्चा मतलब सेलेक्ट हुआ है
या नहीं हुआ है, अगर सिलेक्ट हुआ है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी डेट को आएगा, ये किस दिन पता चलेगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। लास्ट डेट टू एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल, देखो जैसे ही साइन इन करोगे, अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो नीचे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेगा। ये तो आएगा एक्सेप्ट द स्कूल या फिर रिकंसीडर एंड वेट, समझ गए। तो रिकंसीडर एंड वेट का मतलब ये है कि आपको जो सैनिक स्कूल अभी मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप राउंड 2 के लिए वापस से भरना चाहते हो, ठीक है। और एक्सेप्ट का मतलब है कि भाई साहब हाँ हमारी सीट है वो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, हम अपने जो डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल का प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल्स आपको कौन से डेट तक करवाना है, ठीक है। लास्ट डेट कौन सी है फीस सबमिट करवाने की, और पोर्टल अपडेटेशन बाय स्कूल लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें कि कौन सी लास्ट डेट तक आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग का भी शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑनलाइन का, ये ऑफलाइन का। ये तो हो गई शेड्यूल की बात। अब शेड्यूल की बात तो हो गई सर, और अब अगर आप लोग चाहते हो कि सर सैनिक स्कूल की जो हर सैनिक स्कूल की सीटें कौन सी कैटेगरी की किस तरह से रहने वाली हैं, या फिर जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कितनी सीटें खाली रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी। हम अपने बच्चे का फर्स्ट चॉइस जिसमें डाल रहे हैं उसके अंदर सीटें हैं या नहीं है, सीटें कम हैं या ज़्यादा हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलने वाली है। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और सीट मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स अगर आपका बच्चा 6th क्लास के अंदर है तो 6 को क्लिक करें, 9th में है तो 9th के लिए, ठीक है। अब अगर आपको सैनिक स्कूल की सीटें देखनी है या न्यू सैनिक की, इसमें से सेलेक्ट कर लेना। तो ओल्ड सैनिक स्कूल का देख रहे हैं हम, इसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हर स्टेट की हर सैनिक स्कूल, मतलब हर सैनिक स्कूल की कितनी सीटें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि भाई साहब जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो क्लास 6 बॉय के अंदर होम एससी, होम का मतलब है कि वो लड़का उसी स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का ही क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। तो होम एससी की 10 है, होम एसटी की 4 है, होम ओबीसी की 18 है, होम यूआर मतलब जनरल की 26 है, होम डिफेंस की कितनी है 8। अब आती है अदर स्टेट की। देखो ये सीटें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों की कि भाई साहब 70% है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है, बाकी की 30% है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहती है, ठीक है। अब देखो ये अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अदर एससी की है 4, एसटी की 2, ओबीसी की 8, यूआर की 12, अदर डिफेंस की 3, और टोटल कितनी है यहाँ पे 95 किसकी है, बॉयज की है। और गर्ल्स हर सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल्स की सिर्फ 10 सीट्स रहती है, ठीक है। तो देखो आप हर कैटेगरी की एक एक सीट ही रहती है यहाँ पे। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर सीट मैट्रिक्स देखना क्यों जरूरी है, तो सीट मैट्रिक्स देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे सैनिक स्कूल्स हैं जहाँ पे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की सीटें है ही नहीं। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बात करना चाह रहे हो इसका सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे होम एससी की एक भी सीट नहीं है, और ना ही बॉयज की है ना ही गर्ल्स की है, और आप इसको आप एससी से बिलोंग कर रहे हो और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालोगे, तो जब सीटें ही नहीं मिले, सीटें ही नहीं हैं, तो आपको स्कूल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बेकार चली जाएगी, समझ गए। तो इस सीट मैट्रिक्स को देखना क्यों जरूरी है,
ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये वेरी करता है हर सैनिक स्कूल का। ये देखो आप 0 0 0 कुछ में सीटें हैं ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के ही अपना जो मनपसंद सैनिक स्कूल है वो भरना है, ठीक है। और जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंट सीट का कुछ इसी तरीके का आपको मैट्रिक्स है वो मिलेगा, ठीक है। एक मतलब इसी तरीके के जो टेबल होगा उसके अंदर किसके अंदर कितनी सीटें अभी खाली रह गई हैं और कितनी भर गई हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि भाई साहब कितनी कितनी सीटें हैं वो बची हैं। तो उसको देख के आप राउंड 2 के लिए चॉइसेस डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई अपनी सीट मैट्रिक्स की बात, ठीक है। अब काउंसलिंग शेड्यूल बता चुका हूं। अब आता है एक बहुत बड़ा फैक्टर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और डॉक्यूमेंट के लिए आपको चेकलिस्ट ऑफ पेरेंट्स, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, को दिखा देता हूँ, है ना, पीडीएफ फॉर्म के अंदर। चलिए, कुछ इस तरीके का होता है, इसको आपको फिल करके लेके जाना है। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट एंड कैंडिडेट, यहाँ पे पेरेंट का साइन और जिस डेट को साइन किया जा रहा है यहाँ पे कैंडिडेट का साइन, ठीक है। तो इसको आपको फिल करके लेके जाना है, यहीं से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है 1 से 2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगर आप सैनिक स्कूल की फर्स्ट राउंड के लिए आपको कोई स्कूल है अलॉट हो जाती है और उसको आप एक्सेप्ट कर देते हो, तो फर्दर आपको एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उसी के अंदर साइन इन करने के बाद, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चॉइसेस कैसे फिल करनी है वो अपन इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जानेंगे। उसके बाद अपन मेडिकल का प्रोसीजर जानने वाले हैं। तो पहले अपन लिस्ट देख लेते हैं इसकी। तो ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड हो गया, और अभी जो आपने एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड था आपका, ठीक है, और अभी जो स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड का भी आपको पीडीएफ निकाल लेना है, प्रिंट ले लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ्स, आधार कार्ड बच्चे का, फादर का, मदर का, ठीक है, समझ गए। हाँ, जैसे आधार कार्ड यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है ना, समझ गए। चलिए, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो बच्चे की 5 फैमिली फोटोग्राफ्स, है ना, पोस्ट कार्ड साइज के अंदर, जिसके अंदर बच्चा होना जरूरी है साथ में, ठीक है, कैंडिडेट का होना जरूरी है साथ में। क्लियर। चलिए, उसके बाद एडॉप्शन डीड, अगर कोई बच्चा एडॉप्टेड है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना है आपको। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और मेडिकल का फॉर्म कुछ किस कैसा होता है, ये भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने स्कूल से बनवाना है। कौन सी स्कूल, जिसके अंदर आपके बच्चे ने 5th पास करी या 6th पास करी, वहाँ पे जाना है और प्रिंसिपल को बोलना है कि सर हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर बोल दो क्या चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। आप इसको भी ले जाके इसके ऊपर साइन करवा सकते हो, ठीक है। यस, तो ये रहने वाला है बच्चे का स्टडी सर्टिफिकेट, ठीक है, समझ गए। चलिए, यहाँ पे प्रिंसिपल का स्टाम्प लगेगा और उसके ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट के बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हो, एसटी से, या फिर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और भले ही आप ओबीसी क्रीमी लेयर से बिलोंग कर रहे हो तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये किसके लिए है, ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एससी एसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना ये इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट समझ गए। बच्चे के फादर का जो आय प्रमाण पत्र होता है और किस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और इसी को आप फिल करके ले जा सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पे तहसीलदार की राउंड स्टेप लगवानी है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाना है, ठीक है, स्टाम्प के साथ में। क्लियर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से मोस्टली ये फॉर्मेट इनके लगभग सबका है वो दे रखा है। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, फॉर्म भरने के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मूल निवास के बिना तो फॉर्म ही नहीं भरा जाता है। क्लियर। चलिए, ये हो गई अपनी डॉक्यूमेंट की बात, समझ गए। अब बात आती है मेडिकल परफॉर्मा की। मेडिकल से पहले अपन थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि सर स्कूल को कैसे चूज करें, है ना, स्कूल को कैसे चूज करना है। तो इसके लिए मैं एक किसी रैंडम बच्चे का जो यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के आपको साइन इन करके बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। चलिए मैं किसी का डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। क्या डालना है, एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर मैंने डाल दिया इधर इसका 25 एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पासवर्ड। चलिए, पासवर्ड के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, H43। यस, कैप्चा फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपकी अपनी प्रोफाइल है ना, बच्चे की प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल के अंदर आपको कुछ इस तरह का डाटा मिल जाएगा, है ना। इसको आप एक बार चेक कर लेना। जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करी हुई मिल जाएगी। अब स्कूल चॉइस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, है ना, स्कूल चूज का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और जितनी चॉइसेस मांगी गई हैं उनको आपको फिल करना है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 10 अपने ओल्ड सैनिक स्कूल की थी और 10 न्यू सैनिक स्कूल की थी, ठीक है। तो आपको जैसे ये प्रेफरेंसेस आपको भर देनी है, ठीक है। 1 to लेके 10 तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सैनिक के लिए जाना चाह रहे हो, और अगर आप न्यू सैनिक के लिए भी जाना चाह रहे हो तो नीचे ऑप्शन और है न्यू सैनिक के लिए अलग से, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज करना नहीं भूलना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा लॉक योर चॉइसेस, उसके ऊपर क्लिक करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी चॉइस फिलिंग है वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक वो टेम्परेरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लॉक भी कर दोगे और उसके बाद अगर आप चाह रहे होंगे कि जैसे 4 जून को एनटीए ने बोला कि भाई साहब आप सैनिक स्कूल का जो चॉइस फिलिंग है कर सकते हो, आपने 4 मई को आपने कुछ 4 जून को आपने कुछ और सैनिक स्कूल फर्स्ट पे डाला और 5 और 6 को आपके मन में आया कि यार वहाँ पे नहीं दूसरे पे डालना है, तो लॉक योर चॉइसेस किया हुआ होगा तो भी आप उसको एडिट कर सकते हो वापस से, ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, समझ गए। तो लॉक योर चॉइसेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है लास्ट के अंदर। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो, आपको यहीं आके साइन इन करना है और यहाँ पे पता चल जाएगा कि
यू हैव बीन अलॉटेड सैनिक स्कूल और नॉट, नहीं अलॉट हुई तो भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, अलॉट हुई तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे ही अगर आपको अगर सैनिक स्कूल अलॉट हो गई है कोई, तो एक तो ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट और एक आएगा रिकंसिडर एंड वेट। एक्सेप्ट का मतलब है कि भाई साहब आपको जो सैनिक स्कूल मिली है उससे आप खुश हो, ठीक है, और आप उस सैनिक स्कूल को ज्वाइन करने के लिए फर्दर प्रोसीजर को फॉलो करोगे, है ना। और रिकंसिडर एंड वेट का मतलब है कि आपको जो सैनिक स्कूल मिली है आप उससे खुश नहीं हो और आप राउंड 2 राउंड 3 या फिर आगे के लिए वेट कर रहे हो अपने यस मनपसंद सैनिक स्कूल के लिए, ठीक है। आप राउंड 1 में जो सैनिक स्कूल मिली है उससे आप खुश नहीं हो और आप और काउंसलिंग करवा के यस और जो आपकी मनपसंद सैनिक स्कूल है उसके अंदर सीट है वो लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये इस केस के लिए आप रिकंसीडर एंड वेट कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं राउंड 2 के लिए भी काउंसलिंग कर लूं, तो फिर वो आपके लिए पोर्टल है वो अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना है या रिकंसीडर करना है इसके ऊपर पहले विचार कर लेना, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया अपना स्कूल चूज का ऑप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी नोटिस आएगा, जैसे ये करेक्शन का नोटिस आया मेरे ख्याल से, ठीक है, ये यहाँ पे नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए। चलिए, इसके बाद बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कि सर सैनिक स्कूल का जो मेडिकल है वो कहाँ से करवाएं, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम मेडिकल कहाँ से करवाएं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, फॉर्म कौन सा होगा, किसके साइन चाहिए होंगे। तो देखो, मेडिकल के लिए जैसे ही राउंड 1 की आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा और अगर आपके बच्चे को कोई सैनिक स्कूल है वो अलॉट हो गई, तो साइन इन करोगे ना, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड प्रोविजनल एडमिट कार्ड, और एक और नोटिस आएगा कि उसके अंदर सारे सैनिक स्कूल्स का मेडिकल, मतलब मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट होगी उसके अंदर, ठीक है। सारे के सारे सैनिक स्कूल्स के मेडिकल के लिए जो जो हॉस्पिटल्स हैं उनका लिस्ट होगा, और जैसे ही आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के अंदर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, अब मेडिकल, ठीक है सर, वो सीट तो वहाँ आएगी तब हमें पता चल जाएगा। देखो, ज़्यादातर हॉस्पिटल होता है वो सिविल हॉस्पिटल होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिनका मेडिकल सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ता है, ठीक है। और अभी जो न्यू सैनिक स्कूल्स है वो तो आपको बोलेंगे कि आप अपने स्टेट से ही या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से भी किसी भी हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल है वो करवा के ले आओ, ठीक है। अब जैसे राजस्थान का कोई सैनिक स्कूल है, ओल्ड सैनिक स्कूल की बात करें तो फिर वो राजस्थान के अंदर ही कोई हॉस्पिटल आपको दे देगा कि भाई साहब आप वहां से, मतलब 2-3 हॉस्पिटल की लिस्ट होगी कि या फिर जयपुर, जोधपुर, जो भी होगा, वहां जाके आप अपने बच्चे का क्या करवा सकते हो, मेडिकल करवा सकते हो। मेडिकल के अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं, एक तो आई साइट है ना, और एक डेंटल वाला, ठीक है। तो और बाकी तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, यूरिन हो गया, सीबीसी हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आई और ये डेंटल के लिए यस आपका स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है, और उस मेडिकल के रिपोर्ट के ऊपर CMO मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन करवा लेना, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, स्कूल का पता चल गया और ये क्या क्या करवाना है ये भी पता चल गया। अब बात आती है कि सर जो मेडिकल का रिपोर्ट होता है वो, मतलब मेडिकल का जो फॉर्म है वो कहाँ से हम डाउनलोड करें।
तो मैं उसका एक आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ। उसका परफॉर्मा कुछ इस तरीके से होता है। सैनिक स्कूल मेडिकल फॉर्म ये होता है कुछ इस तरीके से, ये लास्ट ईयर का है, जैसे कुछ इस तरीके का है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म के 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर अगर किसी एक फॉर्म के अंदर आपको मिस्टेक हो गई तो फिर आप दूसरे फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहला जो है, इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी है, बाकी सारा का सारा हॉस्पिटल से आपको मिल, वो डॉक्टर है वो करके दे देंगे, ठीक है। तो ये है मेडिकल का फॉर्म, ठीक है। और ये मेडिकल का फॉर्म अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो जैसे ही साइन इन करोगे, जैसे ही साइन इन करोगे तो जब जैसे आपका जो एडमिशन लेटर मिलेगा ना, प्रोविजनल वो एडमिट कार्ड है ना, उसके नीचे ही ऑप्शन रहता है मेडिकल फॉर्म का और ये स्कूल वगैरह का, ठीक है, समझ गए। सो और अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मेरे मार्क्स काफ़ी कम हैं और मैं अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट आरएमएस या फिर नेक्स्ट सैनिक स्कूल के लिए, जिन भी बच्चों की एज बची है या फिर आपका छोटा भाई छोटी बहन है ना, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। और जहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे ऑलरेडी इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, या फिर आप ऑलराउंडर बीएसएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन से सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।